पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बुलाई बैठक। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर होगी चर्चा। कमलनाथ के निवास पर शाम 6:30 बजे होगी बैठक। कांग्रेस की रणनीति पर विधायकों का होगा मंथन। बीजेपी ओबीसी मोर्चा करेगा सीएम शिवराज का सम्मान। प्रदेश भर के ओबीसी वर्ग के नेता होंगे शामिल। निकाय चुनाव में आरक्षण दिलाने पर होगा सम्मान। ज्ञानवापी मामले को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर डीयू प्रोफेसर गिरफ्तार। देर रात छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। और मंकी पॉक्स के बढ़ सकते हैं केस। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेताया। अफ्रीका, यूरोप, कनाडा समेत अमेरिका में भी मिले मामले। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। डी कंपनी से मिली भगत और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे राकापा नेता नवाब मलिक को एक बड़ा झटका लगा है। विशेष न्यायालय ने नवाब मलिक के खिलाफ मामले की सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश आरोप पत्र को संज्ञान में लिया। कोर्ट ने माना कि नवाब मलिक जानबूझकर और सीधे तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराध में संलिप्त थे। विशेष न्यायाधीश RN रोकड़े ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि मामले को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार है। मध्य प्रदेश के पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारी को तेज कर दिया है। निकाय चुनाव को लेकर राजधानी भोपाल में अपने विधायकों और पदाधिकारियों के साथ कांग्रेस बैठक करेगी। ये बैठक पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अपने आवास पर आज शाम 6:30 बजे बुलाई है। बैठक में कांग्रेस की रणनीति पर विधायकों के साथ मंथन किया जाएगा। एमपी नगर निगम चुनाव से पहले प्रदेश में ओबीसी आरक्षण लागू होने के बाद प्रदेश भर के बीजेपी ओबीसी मोर्चा में खुशी की लहर है। बताया जा रहा है बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने अपने खुशी को जाहिर करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान का सम्मान करने का फैसला लिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान को एक कार्यक्रम में ओबीसी मोर्चा सम्मानित करेगा। हम भोपाल से महत्वपूर्ण खबरें आपके साथ साझा कर रहे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण बैठकें चल रही हैं सीएम हाउस में, और इस खबर पर हम चर्चा करेंगे। आपको पहले बता दें कि फिलहाल हम बात कर रहे हैं एमपी मध्य प्रदेश नगर निगम चुनाव से पहले जो ओबीसी आरक्षण लागू हुआ उसके लिए ओबीसी जो मोर्चा है वो सम्मानित करेगा सीएम साहब को। और हमारे साथ जुड़े हुए राजेंद्र कानून को न्यूज एडिटर हैं खबर भारत से, और इस मुद्दे के साथ ही हम कई और महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करने वाले। राजेंद्र जी, जिस तरह से ओबीसी वर्ग शिवराज सरकार का सम्मान करने वाला है एक चीज, और दूसरा महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई गई है कांग्रेस ने कमलनाथ के हाउस में, तो ये दोनों ही चीजें चुनाव के दृष्टिकोण से देखने को मिल रही हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, चुनावी तैयारियों की सीधी सीधी प्रदर्शन है ये। और जो ओबीसी मोर्चा है बीजेपी का, हाँ, वो शिवराज जी का, मुख्यमंत्री जी का सम्मान कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है कि उनके प्रयत्नों से जो पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि बिना आरक्षण के चुनाव होंगे, वो अब आरक्षण के साथ चुनाव हो रहे हैं। भले उन्होंने प्रतिशत जो है वो निर्धारित किया है वो 50%, जिसमें SC, ST और ओबीसी तीनों वर्ग के लोग आएंगे। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है बीजेपी की सरकार की कि उनको इस प्रकार की सफलता मिली कि वो आरक्षण के हिसाब से अब चुनाव करवा रहे हैं। तो उसका जो श्रेय देने के लिए, उसका उत्साह मनाने के लिए जो ओबीसी मोर्चा है वो शिवराज जी का अभिनंदन कर रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है। दूसरी चीज यह आपने पूछी है कि कमलनाथ जी जो है उनके निवास पर एक बैठक हो रही है 6:30 बजे शाम को। उस बैठक में विधायकगण जो कांग्रेस के हैं उनके साथ संवाद स्थापित करके कमलनाथ जी ये तय करेंगे कि अब आगे की रणनीति क्या हो। हाँ जी, आवाज आ रही है सर आप तक? जी
जी जी बिल्कुल, जिस तरह से हम देख सकते हैं कि अब कमलनाथ भी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, मतलब कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुटी है, बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। दोनों पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ओबीसी वर्ग को साध लें। हालांकि बीजेपी जी शायद एक कदम आगे है, क्योंकि उन्होंने आरक्षण का जो मुद्दा था, पुनर्विचार याचिका जब लगाई थी, उसमें जीत हासिल कर ली। शायद यही कारण है कि वो ओबीसी वर्ग को साधने में शायद ज्यादा सफल रहे। बिल्कुल, इन्होंने जो बोला था कि हम 27% आरक्षण के साथ चुनाव कराएंगे, तो कमलनाथ जी की सरकार ने तो 27% आरक्षण वाला मामला रखा था। अब ये कोर्ट ने उसको नहीं माना, वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने 27% रखा था। अब यहाँ एक बात और हुई है इस बीच में, हाँ। कि विधानसभा में जो एक मसला आकर के पास हुआ था, वो था कि जो महापौर हैं और नगर पालिका और नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, उनके चुनाव जो है वो पार्षदों द्वारा किए जाएंगे। अब ये जो है बीच में शिवराज सरकार ने बोला था कि हम एक अध्यादेश ला करके और सीधे सीधे जनता से महापौर और अध्यक्ष के चुनाव करवाएंगे। लेकिन इसमें क्या चीज ऐसी आड़े आई, ये समझ के बाहर है कि वो अध्यादेश न ला करके राज्यपाल के यहाँ से वो अध्यादेश वापस बुलवाया गया और ये तय किया गया कि अब जो चुनाव होंगे महापौर के और नगर पालिका नगर परिषद के अध्यक्ष के, वो पार्षद लोग ही चुनेंगे। तो ये एक प्रकार से जो कमलनाथ जी ने जो नीति अपनाई थी, विधानसभा में ला करके बिल लाए थे, वो पास कराया था, उसी कदम पर ये जा रहे हैं। तो इसका कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि इस प्रकार का कदम इन्होंने वापस क्यों उठाया। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल राजेश जी, आप बने रहिएगा, क्योंकि एक और खबर जो कि चुनाव से ही जुड़ी हुई है वो दर्शकों को पहले बता देते हो, फिर उस पर आपसे चर्चा करूंगी और उसको बातचीत को हम जारी रखेंगे। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायतों में ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा 50% को हटाए जाने की मांग को लेकर ओबीसी महासभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश बंद के आह्वान को कांग्रेस ने समर्थन दे दिया है। कांग्रेस कमेटी ने मध्य प्रदेश बंद के ऐलान का समर्थन करने का फैसला किया। साथ ही कांग्रेस का कहना है कि पार्टी ओबीसी समाज को 27% रिजर्वेशन दिए जाने के पक्ष में है और सरकार पर आरोप लगाया कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सही ढंग से पक्ष नहीं रखा गया, जिसके कारण ओबीसी को 27% आरक्षण मिल सके। वहीं ओबीसी वर्ग के कर्मचारियों अधिकारियों में भी आरक्षण को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है। वो राजनीति यही हो रही है कि हमने तो 27% आरक्षण देने की बात की थी और बीजेपी की सरकार ने जो कोर्ट में जो पक्ष रखा है वो पक्ष ठीक से प्रस्तुत नहीं हो पाया। जो रिपोर्ट इन्होंने ओबीसी आयोग द्वारा बनाई गई रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, वो रिपोर्ट कांग्रेस का कहना है कि ढंग से रिपोर्ट नहीं बनी और ढंग से उसको प्रस्तुत नहीं किया गया पक्ष को, इसलिए जो है वो 27% आरक्षण वाली बात कोर्ट ने नहीं मानी और उसी को लेकर के ओबीसी के नेताओं में, ओबीसी वर्ग में नाराजगी है काफी ज्यादा और उसी का के कारण ये जो एक दिन के बंद की जो घोषणा की है ओबीसी महापंचायत ने, उसका समर्थन कांग्रेस ने किया है, क्योंकि कांग्रेस शुरू से 27% आरक्षण के पक्ष में रही है ओबीसी के लिए, जिसका प्रस्ताव भी दिया गया था कमलनाथ सरकार के समय में। जी हाँ, वो विधानसभा में एक चीज जरूर, जी बिल्कुल राजेंद्र जी, एक चीज जरूर देखने को मिल रही है कि वाकई अगर रिपोर्ट सही तरह से पेश नहीं की, जैसा कि कांग्रेस का कहना है, तो ऐसा सीएम की तरफ से भी इस तरह की कोई बात नहीं सामने आ रही है कि उन्होंने रिपोर्ट में क्या लिखा था। क्या वाकई 27% वाली बात का जिक्र किया गया था? क्योंकि विवेक तनखा ने ये बात जरूर कही थी कि रिपोर्ट को पब्लिक किया जाना चाहिए। विवेक तनखा जी का ट्वीट आया था, हाँ, रिपोर्ट सार्वजनिक करें कि आपने ये रिपोर्ट क्या वहां पर दी, क्या पेश की है। बिल्कुल, लेकिन जो ज्ञात हुआ है उसमें जो इन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग जो बनाया था, जिसके अध्यक्ष
गौरीशंकर बिसेन जी थे, तो वो जो रिपोर्ट पिछड़ा वर्ग आयोग ने सौंपी थी, उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, जिसमें 35% आरक्षण ओबीसी के लिए मांगा गया था। अब ये अभी ज्ञात नहीं हुआ है कि उस रिपोर्ट को ही प्रस्तुत किया गया था या अलग से कोई दस्तावेज वहां पर और उपलब्ध कराए गए थे सुप्रीम कोर्ट को जी, और जिनको कि कहीं न कहीं उसमें कमी रह गई और ये 27% आरक्षण नहीं हुआ। वैसे क्रांति जी आपको बता दें, बहुत पहले की बात है कि कभी भी ये निर्णय पूर्व में भी आया है कि किसी भी प्रकार का जो आरक्षण है वो 50% से अधिक नहीं होगा। यदि 27% आरक्षण देने की बात को सुप्रीम कोर्ट मानता तो ये आरक्षण का प्रतिशत 50% से बढ़कर के ऊपर चला जाता। तो सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व के निर्णय हैं उनमें जो बात कही गई है कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा, शेष जो है अनारक्षित रहेगा, तो वो चीज इसमें सामने आती है। लेकिन राजनीति है, अब इसको अपन कुछ कह नहीं सकते, चुनाव का समय है, दोनों दल अपने अपने तरीके से ओबीसी को लुभाने के लिए अपने अपने हथकंडे अपना रहे हैं, अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। अब देखना है कि कौन कहां तक इसमें सफल हो पाता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। काशी के ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतन लाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साइबर सेल ने शुक्रवार देर रात उन्हें गिरफ्तार किया, जिसके विरोध में देर रात स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एसएफआई और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, जिसने कथित तौर पर एक सोशल मीडिया पोस्ट के संबंध में हिंदू कॉलेज डीयू में इतिहास के प्रोफेसर रतन लाल की गिरफ्तारी के खिलाफ साइबर पीएस उत्तरी जिले के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कोविड के बाद अब दुनिया पर मंकी पॉक्स वायरस का खतरा मंडरा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसे लेकर चेतावनी भी दी है कि मंकी पॉक्स संक्रमण तेज हो सकता है। अब तक अफ्रीका, यूरोप के 9 देशों के अलावा अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी इसके मामले मिले हैं, जिसे देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और ICMR को स्थिति पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल भेजे गए आरोपियों को रिहा करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें, ग्रामीणों ने मुख्यालय पहुंचकर करीब 3 घंटे तक प्रदर्शन कर चकाजाम किया और धरना भी दिया। पुलिस की समझाइश के बाद भी प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन को नहीं रोका, जिसको लेकर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर ग्रामीणों पर लाठीचार्ज कर दिया। जिस तरह से हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से पुलिस सख्ती बरत रही है, क्योंकि ये जो प्रदर्शन है ये धरना प्रदर्शन था और जिस तरह से पुलिस की समझाइश के बावजूद जब लोग नहीं माने, धरने से नहीं उठे, प्रदर्शन को नहीं रोका गया, तो आखिरकार पुलिस ने ये रवैया अपनाया। श्याम सूर्यवंशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बालाघाट संवाददाता खबर भारत के लिए, हम उनसे चर्चा करेंगे। श्याम, क्या स्थिति बनी थी और आखिर कितने देर बाद इस प्रदर्शन को समाप्त किया गया, या फिर स्थिति कुछ और है? जी, मैं बता दूं आपको कि बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई की मार से बालाघाट जिले को निवेशकों के लिए किसी खरीदे से कम नहीं थे। सोमेंद्र कांकराय ने जो बोला जाए तो ये लगभग कम समय पर पैसे को दुगना करते थे और लगभग इनका बिजनेस जो बोला जाए लगभग 8 सालों से ये निरंतर कर रहे हैं और लोगों का विश्वास ले चुके हैं। उनके समर्थक में जब जेल में है तो उनके समर्थक में काफी भारी संख्या में किरनापुर, लांजी और जिले के अलग अलग क्षेत्रों से लोग जिला मुख्यालय पहुंचकर उनकी रिहाई की मांग कर रहे थे प्रशासन से। जी, क्या कहना है फिर प्रशासन का? आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं, इसका मतलब सख्ती बरती गई थी, किसी तरह की कोई जनहानि की तो खबर नहीं है? जी, क्या है, भारी संख्या में लोग आ गए थे और लगभग स्थिति बेकाबू होने लगी थी। 4 घंटे तक के बहुत नारेबाजी हुई। जब पुलिस प्रशासन ने देखा कि नियंत्रण से बाहर जा रहा है तो फिर नियंत्रण को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज की गई और मुख्य चौकों से अगर बात करें हम, यहाँ पे एसपी
एएसपी विजय डाबर की, एसपी समीर सौरभ की, एडीजी आशुतोष राय, डीआईजी अनुराग शर्मा, ये सभी बड़े अधिकारी भी सड़क पर उतरकर मुख्य मार्ग पर मार्च करते नजर आए। मार्च पास्ट किया और नियंत्रण को काबू करने की कोशिश की गई। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया श्याम जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। जबलपुर को यूं ही संस्कारधानी नहीं कहा जाता। यहाँ ऐसे फरिश्ते रहते हैं जो जात पात से उठकर अपने जीवन को सिर्फ सेवा को ही संकल्प मानते हैं। वहीं हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठकर गरीब नवाज कमेटी के सैयद इनायत अली कई सालों से ऐसे गरीब लाचार परिवारों की मदद करते आ रहे हैं। इसी क्रम में इनायत अली ने एक हिंदू गरीब परिवार के शख्स की मौत के बाद हिंदू रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार करवाया। आपको बता दें, गरीब नवाज कमेटी के अध्यक्ष सैयद इनायत अली और उनकी पूरी टीम लगातार ऐसे कार्यों को बिना किसी भेदभाव और धर्म समाज से हटकर किया जाता है। सैयद इनायत अली का कहना है कि ऐसे कार्यों को समाज सेवा के लिए सभी को आगे आना चाहिए और बिना भेदभाव के इसी तरह सेवा करते रहना चाहिए। जबलपुर की ये खबर है और हम चर्चा करेंगे। मोहम्मद शरीफ हमारे संवाददाता हैं खबर भारत जबलपुर से। मोहम्मद, जिस तरह से वाकई एक सराहनीय खबर है ये और हकदार हैं सम्मान के और तारीफ के भी सैयद इनायत अली, कब से ये काम कर रहे हैं और उनकी टीम में कितने लोग हैं? जी मोहम्मद जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो। हाँ जी, बताइएगा। जी जी बिल्कुल बता दूं, ये जबलपुर की संस्कारधानी की पूरी जो है यहाँ पर जो है जबलपुर संस्कारधानी में जो गरीब नवाज कमेटी है सैयद इनायत अली साहब, ये कई सालों से इस तरीके से कार्य अपना सेवा कार्य कर रहे हैं। आपको बता दूं जो सैयद इनायत अली साहब हैं लगातार ये हिंदू रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार लोगों की करते आ रहे हैं। वही ये जानकारी सर की एक जानकारी घटना है जहाँ पर एक हिंदू परिवार था जो जिला विभूति अस्पताल में भर्ती था, जहाँ पर उनकी जो पत्नी थी उनका वहाँ पर मृत्यु हो गई इलाज के दौरान। वही वो गरीब परिवार था इनकी, जिनके पास कुछ पैसे नहीं थे, जिनके पास बहुत लाचार थे, जिसके चलते गरीब नवाज कमेटी से इनायत अली से कॉन्टेक्ट किया गया, जहाँ पर उन्होंने संपर्क करने के साथ वहाँ पर इनायत अली पहुँचे और उन्हें पूरे हिंदू रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार कराया गया। वहीं गरीब परिवार को भी कुछ ऐसी आर्थिक मदद भी उनके द्वारा दी गई। मैं आपको बता दूं जो सैयद इनायत अली हैं जो लगातार जबलपुर शहर में संस्कारधानी में इस तरीके से कार्य करते आ रहे हैं और आगे भी कर ही रहे हैं, बल्कि उनकी पूरी टीम जो है इस तरीके से काम कर रही है। वहीं हाल ही में कोरोना के टाइम पे भी इन्होंने ऐसे कार्य को अंजाम दिया है। जी बिल्कुल, क्या कहना है कि इस तरह की जो समाज सेवा है, एक जागरूकता की भी ज़रूरत होती है। वाकई धर्म से बढ़कर कर्म माना जाता है, जिसका एक उदाहरण ये खबर है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बात कर रहे हैं जबलपुर शहर की, तो जबलपुर शहर को संस्कारधानी कहा जाता है, जहाँ पर संस्कार के साथ साथ संस्कार भी बांटे जाते हैं, संस्कार भी दिए जाते हैं। इसी के तहत जो है सैयद इनायत अली लोगों को भी जागरूक करते हैं कि इस तरीके के कार्यों में आगे आना चाहिए लोगों को और बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेना चाहिए। वहीं इनायत अली की अगर हम बात करें तो इनायत अली एक छोटे से व्यवसाय काम करते हैं, गैराज है उनकी, जहाँ पर उनको आए दिन इस कार्य के लिए फोन किए जाते हैं, जो अपना कार्य छोड़ के लगातार अब उसका सबसे पहले कार्य करते हैं, समाज सेवा करते हैं और इस तरह लोगों को जागरूक भी करते हैं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद शरीफ हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। जबलपुर में संपत्ति को लेकर विवाद का मामला सामने आया, जिसको लेकर चाचा भतीजे के बीच जमकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि भतीजे ने अपने साथियों के साथ मिलकर चाचा और चाची दोनों पर तेज धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस घटना का फुटेज सीसीटीवी में कैद हो गया है। साथ ही हमले की वारदात के बाद भतीजा अपने साथियों के साथ फरार भी हो गया। मदन महल थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। फिलहाल फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। जबलपुर की खबर हम बता रहे हैं, जहां एक तरफ ऐसे लोग उदाहरण बनते हैं जो हर चीज को भूलकर, जात पात धर्म को भूलकर इस तरह के उदाहरण पेश करते हैं, तो दूसरा उदाहरण रिश्तों को तार तार करती है खबर, जिस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार संवाददाता हमारे जबलपुर के मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद, क्या कहना चाहेंगे? ये खबर बिल्कुल उलट, संस्कारधानी
एक तरफ हमने सिक्के का एक पहलू देखा और सिक्के का दूसरा पहलू कि अपने ही रिश्ते अपनों के नहीं रहे। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये जबलपुर शहर की एक घटना है जहां पर भतीजे ही अपने चाचा चाची को लेकर वहां पर उनके घर में घुस के हमला कर दिया। बता दूं पूरा विवाद है ये आपसी और संपत्ति विवाद है, जो लगातार संपत्ति विवाद को लेकर जो भतीजा है लोकेश पटेल, ये अपने आए दिन चाचा से मारपीट करता है, अपने घर में उनके साथ मारपीट वगैरह करता है, जिसकी शिकायत मदरबेल थाने में भी दी गई है। बताया जा रहा है जो आपसी विवाद को लेकर जो चाचा भतीजे के बीच जो कई दिनों से विवाद चलता आ रहा है, जिसमें साफ तौर पर कहना है कि जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, वो उसको हड़पना चाहता है, फर्जी तरीके से हड़पना चाहता है, जिसके चलते लगातार जो है घर में उसको मारपीट करता है। वहीं जो पीड़ित लोग हैं, पीड़ित परिवार ने मदल महल थाने में शिकायत दर्ज कराई, जहां पर मदल महल पुलिस ने पूरे मामला जांच में लेकर उनकी शिकायत को लेकर लगातार जो है आरोपी की तलाश की जा रही है, जिसमें से अन्य जो आरोपी की जो साथी है उसमें से एक साथी को गिरफ्तार भी कर लिया गया और आगे भी इसकी कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए मोहम्मद शरीफ। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।